जावेद जी, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। जावेद जी, आपका नाम जादू अख्तर था, तो फिर आप जादू अख्तर से जावेद अख्तर कैसे बने? नहीं, जादू अख्तर तो मेरा नाम नहीं था कभी। हुआ ये था कि मेरी पैदाइश ग्वालियर में हुई थी, हॉस्पिटल में। और जब मेरे फादर और उनके दोस्त वगैरह वहाँ बैठे थे जिस दिन ये बच्चा हुआ, और वो बच्चे को देख रहे थे, बातें हो रही थी, तो किसी ने कहा, भाई बच्चे का नाम क्या रखोगे तुम जी? तो किसी और दोस्त ने कहा कि भाई तुम्हारी जब शादी हुई थी तो तुमने एक नज्म लिखी थी, और उस नज्म में एक लाइन थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, तो अब यही इसका नाम जादू ही रख दो। अच्छा, तो इसी का फसाना है अब तो अच्छा कह ले भाई, ठीक है। तो मेरा नाम जादू पड़ गया। ओके। और कुछ 1.5-2 साल तक जादू ही बोलते रहे लोग जी। फिर कुछ शायद घर के जो और बुजुर्ग थे, जो इतने रेवोल्यूशनरी नहीं थे इन नामों वामों के मामले में, तो उनका भाई ये स्कूल जाएगा बच्चा, बड़ा होगा, तो जादू कैसे नाम, कोई जादू कोई प्रॉपर नाम नहीं है जी। तो तुम इसका कोई प्रॉपर नाम रखो जी। तो अब कहा कि भाई जादू से मिलता ही रखो कुछ, तो जावेद रख दिया जी। तो जादू एक्चुअली आमतौर से लोगों का पेट नेम जो है वो उनके नाम से निकलता है। मेरा नाम मेरे पेट नेम से निकला है जी। कोई आपके घर में है अभी भी जो आपको जादू के नाम से बुलाते हैं? घर में तो सभी जितने मेरी फैमिली मेंबर्स हैं सब मुझे जादू कहते हैं, और मेरे पुराने दोस्त जो है स्कूल के वो भी मुझे जादू कहते हैं, और मेरे जो मदर और फादर के दोस्त हैं वो भी मुझे जादू कहते हैं, और उनकी फैमिली भी मुझे जादू कहती है। तो अभी भी ये नाम जो है वो बिल्कुल अभी गया नहीं है। अच्छा, तो कभी इस चीज का थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन नहीं आता है आपकी तरफ से कि ओ गॉड, जादू, सबके सामने जादू? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऑलराइट। जावेद जी, आपके फादर जानिसा अख्तर लिरिसिस्ट थे और आपकी मदर साफिया अख्तर सिंगर थी, यानी घर से ही आर्टिस्टिक माहौल था। मेरी मदर सिंगर नहीं थी, राइटर थी जी, और ये लिरिसिस्ट भी थे और बड़े वेल नोन पोएट थे जी। और उनके बाप भी एक वेल नोन पोएट थे, और उनके बाप के माँ और बाप दोनों पोएट थे, और उनके बाप भी पोएट थे। तो ये कुछ हमारी कुछ 6-7 जनरेशन हो गई जी। मतलब अभी जो फरहान है वो भी लिखता है पोएट्री, जोया भी लिखती है, और फरहान की जो बेटी है जो कि अब 10 साल की हो गई, 11 साल की हो रही है जी, उसने भी अब लिखना शुरू कर दिया है। तो वो तो 8th जनरेशन है जो लिख रही है जी। तो यानी घर से ही ये आर्टिस्टिक माहौल था आपके? जी हाँ, किसी हद तक। आपको कब महसूस हुआ कि अब आपकी दुनिया भी राइटिंग ही है? ऐसा कोई खास दिन तो नहीं था, लेकिन ये बहुत बचपन से मैंने नॉवेल्स, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज ये सब पढ़ना शुरू कर दिए थे जी। बड़े बड़े हैवी क्लासिकल नॉवेल जो हैं वो भी मैंने 13 साल 14 साल की उम्र में पढ़े जी। मुझे ख्याल पड़ता है कि जो बड़ा मशहूर नॉवेल है मैक्सिम गोर्की का मदर जी, वो मैं 13 साल का था तब मैंने पढ़ा था जी। और वो मुझे यूं याद रह गया, बाकी भी बहुत से नॉवेल पढ़े थे, कि ये मुझे एलोकेशन में प्राइज में मिला था जी। और 3 दिन की उसके बाद छुट्टी हुई थी, तो बस सुबह से शाम तक बैठ के मैंने 3 दिन में वो नॉवेल खत्म की थी जी। तो इस वजह से याद रह गया। वो और भी पढ़ता था शॉर्ट स्टोरीज, और खास तौर से जो प्रोग्रेसिव राइटर्स थे उन्होंने बहुत मुझ पे गहरा असर डाला था जी उस वक्त। तो मतलब आपको बचपन से ही लगा, और आप थे भी इसी तरफ इतने ज्यादा इनग्रॉस थे कि आपको लगा कि राइटिंग ही करनी चाहिए? हो गया, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने किसी दिन फैसला किया, वो धीरे धीरे करके हो गया। ऑलराइट। लेकिन पढ़ने का शौक जो था बचपन से था। जावेद जी, 70s से 80s तक में जो ये जो दौर था आपका, सलीम जावेद, ये जो जोड़ी थी इसने कई सक्सेसफुल फिल्में दी। क्या वजह थी जिसकी वजह से आपकी जोड़ी इतनी सुपर डुपर हिट रही?
अब ये अगर मालूम होता तो फिर सुपर डुपर हिट ही रहते हमेशा। जी। तो कभी चलती हैं कभी नहीं चलती, लेकिन उस वक्त किस्मत अच्छी थी। जी। कहिए इत्तेफाक कहिए, कुछ कहिए, कोशिश कहिए, सही काम कहिए जो इस वक्त किया हमने। जी। तो 11-12 फिल्में एक लाइन से बहुत बड़ी हिट हुई थी। जी। और अब उसमें खूबी क्या थी ये तो मेरे लिए बताना मुश्किल है। अपने काम को आदमी ऑब्जेक्टिवली देखे भी तो कितना देखेगा, ये फिर दूसरों का काम है कि वो फैसला करे। हम लोगों का तो काम इतना होता है करने वालों का कि भाई वो अपना काम मेहनत से, ईमानदारी से, पूरी कोशिश से करें। जी। अब वो उसमें क्या खूबी पैदा हो गई है और क्या अच्छाई है और किस वजह से वो चली, ये सब दूसरों को सोचना चाहिए। लेकिन सर फिर क्या वजह थी कि आपकी जोड़ी टूटी? अब कुछ ऐसा लगा कि अब कर लिया, अब उस काम में शायद उतना इंथुजियाज्म नहीं बचा था, उतनी दिलचस्पी नहीं रही थी। जी। एक जगह जाके ऐसा लगता था अब बात यहाँ रुक गई है, इससे आगे कुछ जा नहीं रहा है। तो फिर हमने कहा चलो अब कुछ और करते हैं। जी। लेकिन जब आपकी दोस्ती होती है किसी शख्स के साथ और जब वो टूटती है या तब आप काम करना एक साथ बंद कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद थोड़ा सा अफसोस भी होता है, उस टाइम दुख भी होता है कि हमारी जोड़ी टूटी है। तो कहीं आपने ऐसा कुछ फील किया? नहीं, मैं इसलिए नहीं महसूस करता कि वो जब तक रही वो बड़ी सेटिस्फाइंग थी। जी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक हम, वो एक है कि न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, जी। सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। जी। अब एक रात अगर कम जिए तो हैरत क्यों कि जब तलक भी जिए मशालें जला के जिए। क्या बात तो है। ये बात है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक साथ थे अच्छा काम किया। और आज भी इतने बरस हो गए, तकरीबन तीसरा डिकेड है हमें अलग हुए, लेकिन आज भी लोग हमारे काम को याद करते हैं। डेफिनेटली सर। और इज्जत से उसकी बात करते हैं, ये अहम बात है। जी। पता नहीं अगर करते ही रहते तो ऐसा होता कि ना होता। ऑलराइट, आपने इस बात में अंदर की एक बात कह दी है जो महसूस हुई। एनीवे, आपको 1999 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बाकी जो फिल्म अवार्ड्स हैं उनकी गिनती की नहीं जा सकती, इतने ज्यादा हैं क्योंकि आपका करियर बहुत लंबा है। राज्यसभा सांसद भी हैं आप और सोसाइटी में काफी ज्यादा सोशल वर्क वगैरह आप करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया की क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम उठ नहीं पा रहे हैं, वो लेवल नहीं छू पा रहे हैं जो हमें बहुत पहले छू लेना चाहिए था? देखिए, बुनियादी बात जो है वो है जस्टिस। मतलब बहुत से लोग आपसे कहेंगे करप्शन एक बहुत बड़ा समस्या है। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कास्टिज्म और कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म और टेररिज्म, वायलेंस, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है कंट्रोल में तब आ सकते हैं जब हमारा जस्टिस सिस्टम परफेक्ट हो जाए। जस्टिस सिस्टम से मतलब नहीं कि मुझे जुडिशरी से कोई शिकायत है, लेकिन जो पूरा पैराफर्नेलिया है, पूरी जो मशीनरी है, अगर एक आदमी को ये लगे कि मैंने करप्शन किया तो मेरा बचना मुश्किल है, पकड़ा जाऊंगा और पकड़ा गया तो फौरन सजा होगी। अगर एक आदमी को लगे कि मैंने किसी का घर जला दिया, किसी का कत्ल कर दिया, कोई इस तरह का सेक्टेरियन कम्युनल वायलेंस किया, तो मैं बच नहीं सकता हूँ, मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर पुलिसमैन को लगे, ब्यूरोक्रेट को लगे, आम सिटीजन को लगे कि हम गलत काम करके नहीं बच पाएंगे जी, तो जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। देखिए हम बड़े किस्मत वाले लोग हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है जी। आए दिन जो स्कीम्स भी बनती हैं वो भी बहुत अच्छी होती है कागज पे, लेकिन उनकी गड़बड़ इम्प्लीमेंटेशन में हो जाती है। अब देखिए नरेगा की ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और ये कितने दुख की बात है कि उसमें भी लोग बेईमानियां कर देते हैं जी। तो ये होता ये है कि पानी निकलता है मगर छलनी में ले जाया जाता है और वो गरीब तक पहुंचते पहुंचते छलनी खाली हो जाती है और मैक्सिमम टाइम्स तो उन तक बेनिफिट पहुंचता ही नहीं। यही वजह है कि छलनी खाली हो जाती है जी। तो है ये जी कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम विजिलेंट हो जहां पर एक आदमी को चाहे करप्शन हो, चाहे वायलेंस हो, चाहे हेट स्पीच हो, चाहे
फेक एनकाउंटर हो, चाहे मैसेकर हो, चाहे कोई भी गैर कानूनी काम हो, उसे ये मालूम हो अगर कि 95% तो ये चांसेस हैं कि मैं बच नहीं सकता, तो ये समाज बहुत सही हो जाए। सर, आप एज अ पॉलिटिकल लीडर इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? मैं तो ये पहले तो बनना पड़ेगा पॉलिटिकल लीडर, जो मैं हूं नहीं। मैं एक बात जरूर समझता हूं कि जहां 2-3 बातें हैं। एक तो हमारे यहाँ एजुकेशन का बजट जो है, मुझे लगता है हमारे मुल्क में कम से कम 10% होना चाहिए। बगैर एजुकेशन और स्टैंडर्ड की अच्छी एजुकेशन मतलब नहीं है आपने एक बिल्डिंग बना दी, वहां एक स्कूल टीचर है, आता है कभी साइकिल पे कभी नहीं भी आता, 8 क्लासेस हैं, 2 टीचर हैं। जिस तरह के ये स्कूल बनते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। वाकई गरीब से गरीब बच्चे को बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिले और एक स्टैंडर्ड एजुकेशन हो जो सबको मिले जी, ये जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी हो, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह हो, पानी हर जगह, जो किया जा सकता है, ऐसा कौन सा इम्पॉसिबल काम है। ये सब अगर होगा तो ये मुल्क का पोटेंशियल जो है वो बहुत। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे मुल्क के लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा है। एन एवरेज इंडियन इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। बेवकूफ नहीं होता वो, समझदार होता है। ये हो सकता हो पढ़ा लिखा नहीं हो, मगर वो बेवकूफ नहीं होता। वो आप गांव का भी आदमी, आप उससे बात करें तो उसकी लैंग्वेज कुछ आपसे अलग होगी, उसके बात करने का ढंग आपसे अलग होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि दुनिया को समझता है। भोला जरूर हो सकता है बट बेवकूफ नहीं। और ये भोला भी अब किताबों में ही होता है, गांव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये सब कहने वाली बातें हैं जी। तो अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी जी, तो बात क्या है। हम ये जो बोल रहे हैं ना, फ्री मार्केट और ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि भाई अगर केक बड़ा होगा तब हर एक को शेयर मिलेगा ना, उसमें पाई, एनलार्ज द पाई। अरे भाई, केक बड़ा भी हो जाए और पाई बड़ी भी हो जाए और जो है कैपिटल आसमान को छूने लगे, वो उस गरीब आदमी तक, जब तक उसके पास एजुकेशन नहीं है, पहुंच ही नहीं सकता उसका शेयर। तो ये जरूरी है कि, और एजुकेशन का मतलब नहीं है कि हर आदमी को आप एमए करा दीजिए। एजुकेशन अलग अलग तरह की एजुकेशन होती है, अलग अलग लेवल पे एजुकेशन होती है। जहाँ उसको, अगर वो एक फार्मर है तो उसको दुनिया की भी समझ हो और अपनी बेहद इंफॉर्मेशन हो एग्रीकल्चर में दुनिया में क्या हो रहा है और मुझे अब कैसे उसको एनहांस करना चाहिए। Because there are so many schemes, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। एजुकेटेड व्यू हर चीज पे होना जरूरी है जी। और अगर वो होगा तो वो अपना शेयर भी मांगेगा। एक ऐसे समाज में जहां मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जहां ना इंसाफी ना होने पाए, जहां तक हो सके, जी, तो एक सेहतमंद, एक हेल्दी, एक स्वस्थ समाज बन सकता है।